आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे अकेडमी में। तो परसेंटेज में हमने पिछली क्लास में जहाँ तक बात की थी, आज हम उससे आगे की बात जो है यहाँ पर करने वाले हैं। तो आप में से जिस किसी ने भी पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, आप उन क्लासेस को देख लें ताकि आप परसेंटेज चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएं। और आप में से जिस किसी ने भी इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा लें ताकि आप भविष्य में आने वाली जो भी क्लासेस हैं उसका नोटिफिकेशन समय से प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो प्रश्न है, अरिजीत अपनी 20% आय भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर और शेष का 40% मनोरंजन व यात्रा और 30% दवाइयों पर खर्च करता है। यदि वह 8,775 की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या? तो परसेंटेज की ये वाली जो टाइप है, इसमें आपको पूरी ही आय के कुछ हिस्से किए हुए दिखते हैं कि किसी व्यक्ति की आय है। तो अब उसके पास जो आय होती है उसमें से जो वो खर्च करता है उस डाटा को आपको परसेंटेज के रूप में बताया जाता है। जैसे कि यहाँ पर अरिजीत ने 20% जो आय है वो खर्च कर दी फूड पे। इसके बाद 15% जो आय है उसकी ये खर्च कर दी एजुकेशन पे। अब उसके बाद शेष का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, शेष का। तो ये जो है शेष का, तो अब ये जो बची हुई आय है, अब इसमें से आपको परसेंटेज वैल्यू बताई है, यानी कि अब ये पूरी जो आय हो जाएगी ये हो जाएगी अपने आप में 100%। तो इस बची हुई आय का 40% जो उसने खर्च किया एंटरटेनमेंट और ट्रैवल पे, और इसके बाद इसी बची हुई आय में से 30% उसने खर्च किया मेडिसिन पे। और इस तरह से व्यक्ति ने खर्चा करके जो उसकी आय बचाई वो बचाई 8,775 रुपये। तो ये उसकी पूरी आय का बंटवारा दिखाया गया, जहां पर 20% जो उसने खाने पर खर्च किया, 15% जो है वो एजुकेशन पर खर्च किया। तो ये जो दो परसेंटेज वैल्यूज हैं, ये जो दो परसेंटेज वैल्यू हैं, ये तो सीधे सीधे उसकी आय में से खर्च किए गए। लेकिन अब जो बाकी का खर्चा है, अब जो ये बाकी का खर्चा है, ये इसकी बची हुई आय में से आपको बताया जाता है कि ये बची हुई जो आय है इसमें से इतने प्रतिशत और इसमें से ही ये इतने प्रतिशत जो है खर्च किया गया। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम इसे यूनिट मानकर सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि व्यक्ति की जो आय है, जो इनकम है, वो हमने मानी 100 यूनिट। अब उस 100 यूनिट में से तो व्यक्ति ने सबसे पहले फूड पर 20% जो है वो खर्च किया। इसके बाद इसी आय में से व्यक्ति ने एजुकेशन पर जो है 15% खर्च किया। तो इन दोनों ही वैल्यू को जब आप जोड़ते हैं तो आप देखेंगे कि अब तक व्यक्ति ने कुल 35% जो है वो खर्च कर लिया। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 100 यूनिट में से व्यक्ति ने 35 यूनिट जो है अब तक वो खर्च कर लिया। तो अब इसके पास बचा कितना? तो अब व्यक्ति के पास जो है 65 यूनिट आय बची। तो व्यक्ति ने सबसे पहले 100 यूनिट में से 35 यूनिट जो है वो फूड और एजुकेशन पर खर्च कर लिया। बाकी का जो खर्चा है वो इस 65 यूनिट में से करने वाला है। तो इसमें से व्यक्ति ने 40% खर्च किया मनोरंजन और ट्रैवल पर, और इसी में से इसने खर्च किया 30% जो है वो दवाई पर। तो इस तरह से आपने देखा अब तक इसने कुल 70%, यानी कि 65 का 70% जो इसने खर्च कर लिया। तो अब इसके पास बचे कितने परसेंट? अब व्यक्ति के पास जो रिमेनिंग अमाउंट बचा वो बचा 30%। और इस 30% की वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पर दी गई है 8,775 रुपये, कि व्यक्ति के पास अब जो है 8,775 रुपये बचे हैं। तो 65 में से, यानी कि इस 65 यूनिट का 30% वो है 8,775।
65 यूनिट में 65 यूनिट का 30% है 8775। इक्वेशन में से लिखे तो हम कहेंगे 65% का 30% जो है वो है 8775 रुपीज। और परसेंटेज वैल्यू की जो फ्रैक्शन है इसको लेकर हम पहले ही बात कर चुके हैं कि आपको ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है इनकी याद होनी चाहिए, जिससे कि आप अपने क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत ही जल्दी बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो इसी क्वेश्चन को अगर हम इस तरह से लिखें कि 65 का 30% की फ्रैक्शन होगी 3/10, ये बराबर है 8775 के। तो जब इसे सोल्व करते हैं 3 2 6, 3 9 27, 3 2 6, 3 5 15। अब इसके बाद 5 से कट जाएगा, 5 1 5, 5 3 15। अब यहाँ पर 5 5 25, 5 8 40, 5 5 25। और अब जब इसे आप 13 से कट करेंगे 13 4 52, 13 5 65। तो इस तरह से बाकी इक्वेशन जो बची इसे सोल्व करने के बाद आपको 1 यूनिट की वैल्यू मिलेगी 450। तो इस तरह से आपके पास हमारी 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो है 450। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसकी जो है मासिक आय पूछी है जो कि हमने मानी थी 100 यूनिट, 450 यूनिट को। तो 100 यूनिट के लिए आप इसे 450 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 45,000। यानी कि व्यक्ति की जो आय है वो है 45,000 रुपीज, ऑप्शन सी। तो ये एक तरीका है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, जहां पर हम उस व्यक्ति की पूरी ही आय को जो है यूनिट में मान लेते हैं 100 यूनिट। अब उसके बाद उस यूनिट में से, उस इनकम में से जो उसने डायरेक्ट खर्चा किया होता है, जो उसकी डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू होती है, उनको हम इस तरह से जोड़कर और उस 100 में से जो है माइनस कर देते हैं। अब इसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है, जो रिमेनिंग अमाउंट उसके पास रह गया, उसमें से उसने जो जो खर्च किया उसको हम फिर से जोड़कर जो है उसमें से माइनस कर देते हैं। अब इसके बाद लास्ट में जो उसके पास सेविंग रह जाती है, बची हुई जो सेविंग परसेंटेज होती है, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में देखने को मिलती है। तो इस तरह से फिर जो टोटल हमारे पास यूनिट होती है, इस यूनिट का हम जो सेविंग अमाउंट होता है उतनी परसेंटेज का रख के इक्वल टू इस सेविंग को रख देते हैं और इस तरह से फिर जो इक्वेशन बनती है इस इक्वेशन को हम सोल्व कर देते हैं। तो ये है एक तरीका डिटेल में इस क्वेश्चन को करने का। अब हम इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से करेंगे, देखते हैं कि क्या है वो दूसरा मेथड। तो यहाँ पर जो आय है इसकी, इसे हम मान लेते हैं x, यानी कि व्यक्ति के पास जो आय है, जो उसकी इनकम है वो है x रुपीज। अब इस x में से व्यक्ति ने, अब ये जो इनकम है व्यक्ति के पास, इस इनकम में से इसने 20% खर्च कर दिया फूड पे, और उसके बाद इसी इनकम में से व्यक्ति ने खर्च किया 15% जो है वो एजुकेशन पे। यानी कि ये जो आय थी व्यक्ति की, इसमें से इसने डायरेक्टली 20% और 15% जो है वो खर्च कर दिया। तो इस तरह से इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसने कुल आय का 35% जो है वो खर्च कर दिया। 35% यानी कि, तो फ्रैक्शन में अगर कहें तो 7/20, यानी कि व्यक्ति ने 20 में से 7 जो हिस्सा है वो खर्च कर दिया। तो अब उसके पास बचा कितना? तो अब उस व्यक्ति के पास जो है वो 13 यूनिट बची है। यानी कि अब जो वो खर्च करेगा वो करेगा 13 यूनिट में से, किस पे? 20 पे। तो 20 में से अब जो है उसके पास 13 यूनिट बची है, उसमें से अब वो बाकी खर्च करेगा। अब इसके बाद ये जो बाकी अमाउंट रह गया, ये जो शेष अमाउंट बच गया, यानी कि अब ये जो शेष अमाउंट उसके पास बच गया, अब इस अमाउंट में से उसने 40% जो है वो खर्च किया एंटरटेनमेंट पे और ट्रैवल पे, और इसी में से इसने 30% जो खर्च किया वो खर्च किया है मेडिसिन पे। तो इस तरह से इसने जो रिमेनिंग अमाउंट बचा उसका 70% जो है वो खर्च कर लिया। फ्रैक्शन में कहे तो 7/10 हिस्सा उसने खर्च किया। यानी कि अगर उसके पास 10 यूनिट वैल्यू थी तो उसमें से उसने 7 यूनिट जो है वो खर्च कर ली। तो अब उसके पास बचा कितना अमाउंट? 3 यूनिट। किस पे? 10 पे। तो यानी आप कह सकते हैं कि अब जो रिमेनिंग अमाउंट बचा उसमें से अब 3/10 जो हिस्सा है
और अभी जो टोटल अमाउंट जो इसके पास बचा है, ये जो टोटल अमाउंट बचा, इसकी वैल्यू बराबर है 8775 की। तो अब बस इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो हम इसे अगर 3 से कट करें, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 50। अब जब इसे 13 से कट करेंगे तो 13 1 ज़ा 13 और यहाँ पर 13 2 ज़ा 26। इसके बाद बच जाएगा 3, तो 3 में जब 2 लगेगा तो 32, यानी कि 13 2 ज़ा 26। और उसके बाद बचेगा 6 और 6 के साथ 5 लगते ही हो जाएगा 65, यानी कि 13 5 ज़ा 65। तो इस तरह से आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 225। अब इसके बाद जब इस 225 के हम मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, क्योंकि यहाँ पर जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 200। और इस तरह से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 00, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 कैरी 5, और उसके बाद 2 2 ज़ा 4। तो इस तरह से आपके पास आंसर आ जाएगा 45,000 रुपीज, यानी कि ऑप्शन सी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अभी आपको देखने में ये बहुत ही लॉन्ग मेथड लग रहा होगा, पर जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो मात्र 5 से 10 सेकंड में जो आपका आंसर वो आ जाता है। बस आपकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी फास्ट होनी चाहिए, यानी कि आपको जो है टेबल आनी चाहिए, और ये जो डिविजिबिलिटी वाले रूल होते हैं कि कोई नंबर किस नंबर से कब कट सकता है, तो वो सारे आपको याद होने चाहिए। इसमें 2 का डिविजिबिलिटी, 3 का, 5 का, इन सब के डिविजिबिलिटी रूल, इन सभी के डिविजिबिलिटी रूल जो है आपको याद होनी चाहिए। इस तरह से जब आपकी पकड़ होगी टेबल्स पे, डिविजिबिलिटी रूल्स पे, तो आप इस इक्वेशन को जो है बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरह से हमने परसेंटेज की इस टाइप को जो है दोनों ही मेथड से सॉल्व किया। अब हम D+B में आए हुए इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, नेहा ने रीता को अपनी 25% रकम दी, रीना ने प्राप्त रकम का 30% स्कूल फीस पर और 45% रकम किताबें खरीदने पर खर्च किया। अगर उसके प्राप्त 1240 बचता है तो प्रारंभ में नेहा के पास कितनी रकम थी? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नेहा ने जो है अपनी टोटल आय का, यानी नेहा के पास जो कोई रकम थी वो अपने आप में 100% थी। तो नेहा ने क्या किया, इसके दो हिस्से कर लिए कि जी 75% जो है वो तो मैं अपने पास रखूंगी और 25% जो है इसने नेहा ने रीटा को दे दी। अब रीटा ने क्या किया, इस 25% में से, इस 25% में से उसने 30% जो है वो स्कूल फीस पर खर्च किया। इसके बाद इसी में से 45% जो है उसने बुक्स पर खर्च किया, और उसके बाद बच गए उसके पास 1240 रुपये। अब आप ये ना सोचें कि 25% में से 30% और 45% इससे ज़्यादा कैसे खर्च हो सकता है, क्योंकि 25% तो ये नेहा के लिए है, 25% जो है वो ये नेहा के लिए है, रीटा के लिए ये अपने आप में 100% हो, यानी कि रीटा के पास ये जो 25% है रीटा के लिए 100% का काम करेंगे, यानी कि रीटा के पास ये 100% रकम है। अब इसी 100% में से इसने 25% जो है स्कूल की फीस पर, 45% जो है वो किताबों पर, और 1240 रुपये जो है रीता के पास अब बच गए। तो क्वेश्चन में पूछा है कि नेहा के पास कितनी रकम थी, यानी कि नेहा के पास जो है वो स्टार्टिंग में कितनी रकम थी। तो इस क्वेश्चन को हम अभी दो तरीकों से करेंगे। सबसे पहले हम ये मानते हैं कि नेहा के पास जो है, जो इनकम है उसकी, उसके पास जो रकम है वो है 100 यूनिट। अब इस 100 यूनिट में से नेहा ने इस 100 का 75% अपने पास रखा और 25% जो है वो रीटा को दे दिया, यानी कि अब इस 100 यूनिट में से जो है नेहा के पास है 75%, यानी कि 100 का 75% 75 यूनिट, और अब रीटा के पास है 100 का
25% यानी कि 25 यूनिट। रीटा ने क्या किया, रीटा ने इस 25 यूनिट में से 30% जो है वो खर्च कर दिए हैं स्कूल फीस पर और 45% जो है वो खर्च कर दिए किताबों पर। तो इस तरह से रीता ने अब तक 75% जो रकम है, 75% जो रकम है वो उसने खर्च कर ली। तो उसके पास बचा कितना, तो अब जो रीता के पास अमाउंट बचा वो है 25%। और क्वेश्चन में कहा है कि जी उसके पास रकम 25% नहीं बची, रीटा के पास है 1240 रुपये, यानी कि 25 यूनिट का 25% जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1240 को। आप एक बार फिर से ध्यान दें, 25 यूनिट का 25 यूनिट का 25 यूनिट का 25% जो है वो हुआ 1240। अब इसी बात को अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो 25 का 25% ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1240 रुपये को। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो 25 इंटू 25% की जो फ्रैक्शन होगी वो होगी 1/4 और बराबर में 1240। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 5 से कट करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40 और यहाँ पर 5 5 ज़ा 25। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो 4 जाएगा तो 248 इंटू 4 अपॉन में 5। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 4 ज़ा 32, 2 3 कैरी, 4 4 ज़ा 16, 3 19, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 एंड 1 9 अपॉन 5। तो यहाँ पर हमारे पास एक यूनिट की जो वैल्यू है वो है 992 अपॉन 5। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि नेहा के पास कितनी रकम थी, यानी कि नेहा के पास जो स्टार्टिंग में हमने 100 यूनिट मानी थी वो एक्चुअल में कितनी रकम थी। तो एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 992 अपॉन 5 को। तो जब हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से 100 इंटू 992 अपॉन 5 जब इसे सोल्व करेंगे तो 520 और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 4 9 2 ज़ा 18, 1 कैरी, 9 2 ज़ा 18 और 1 19। उत्तर आएगा 19,840 यानी कि ऑप्शन सी। तो इस तरह से हमारे पास ये एक तरीका है जिससे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हम इसमें सबसे पहले मानेंगे, तो इसमें हम सबसे पहले मानते हैं कि नेहा के पास जो है 100 यूनिट इनकम है, 75% जो है वो अपने पास रखा और बाकी का 25% जो है वो रीटा को दे दिया। अब रीटा ने उस 25% रकम में से यानी कि 100 यूनिट में से जो उसके पास 25 यूनिट ये आई, इसमें से उसने 30% जो है वो और 45% ये दो हिस्सों में खर्च किया, यानी कि कुल मिलाकर उसने 75% हिस्सा जो है वो खर्च कर दिया। तो उसके पास बचा कितना, उसके पास रिमेनिंग अमाउंट जो बचा वो बचा 25%, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 25 का 25% हुआ 1240। तो बस इस तरह से आप इसकी इक्वेशन बनाकर जो है इसे फिर आप सॉल्व कर देंगे। तो ये है एक तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब हम इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को हमारे दूसरे मेथड से करेंगे। तो यहाँ पर हम मानते हैं कि नेहा की जो इनकम है, नेहा के पास कुल जो आय है वो है x%। नेहा के पास कुल जो इनकम है वो है x। अब नेहा ने अपनी इनकम का यानी कि x का 25% जो है वो रीना को दे दिया, यानी कि 25% की जब आप फ्रैक्शन बनाएंगे तो वो होगी 1/4, यानी कि इनकम का 1/4 हिस्सा जो है उसने रीटा को दे दिया। अब रीटा ने क्या किया, रीटा ने अब उसके पास ये जो अमाउंट है इसमें से उसने 30% जो है वो खर्च किया स्कूल की फीस पर। इसी में से इसने 45% जो खर्च किया वो किया किताबों पर। तो इस तरह से कुल मिलाकर रीटा ने अब तक 75% जो है 75% जो है वो खर्च किया। तो 75 के जब आप फ्रैक्शन बनाएंगे तो 75 अपॉन 100 और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 3/4,
यानी कि रीटा ने अब तक उसके पास जो इनकम है उसका 3/4 हिस्सा जो है वो खर्च कर दिया। तो 3/4 हिस्सा जो है खर्च किया, इसका मतलब ये है कि अगर उसके पास 4 यूनिट इनकम है तो उसमें से उसने 3 यूनिट इनकम जो है वो खर्च कर ली। तो उसके पास बची कितनी इनकम? तो अब रीटा के पास बची 1/4 इनकम। तो रीटा के पास जो है अब इस पूरी इनकम का 1/4 हिस्सा है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है रीटा के पास है कितने रुपए? तो रीटा के पास है 1240 रुपए। तो इस तरह से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इसकी एक इक्वेशन ड्रॉ करें। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रीटा ने अपनी आय का 25% यानी कि 1/4 जो हिस्सा है वो दिया रीटा को, और रीटा ने उसमें से कुछ खर्च किया। तो रीटा ने इस कुल आय का जो है 3/4 हिस्सा वो खर्च किया, तो उसके पास बचा 1/4 हिस्सा, यानी कि इस पूरी आय का 1/4 हिस्सा उसके पास अब बचा हुआ है। और एक्चुअली उसके पास अमाउंट कितना है? तो वो है 1240 रुपये। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में इक्वेशन बनेगी, और अब आप इसे बस सॉल्व कर देंगे। तो 1240 को आप 4 इंटू 4 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इसकी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 4 की जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 16, 1 कैरी, 4 2 सा 8 एंड 1 9, 4 1 सा 4। अब इस 4960 की आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करेंगे 4 से। तो 0, 6 4 सा 24, 4 2 कैरी, 9 4 सा 36, 2 प्लस 38, 3 कैरी, 4 4 सा 16 एंड 3 90। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 19,840 रुपये, यानी कि ऑप्शन सी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन की हम इक्वेशन बनाकर जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जाम में जो है आप इसकी ये जो टाइप है जिसमें हम इसकी सीधे सीधे इक्वेशन बना लेते हैं, इस तरह से इसे करने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो टाइप है, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से आपको एग्जाम में जो है वो काफी टाइम बचेगा और क्वेश्चन को आप बड़ी जल्दी आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन भी DSSB 2018 के पेपर में पूछा गया था। रीना ने अपने पास मौजूद धन का 20% रीता को दे दिया। रीता ने प्राप्त धन का 25% स्कूल फीस, स्कूल शुल्क पर, 40% पुस्तकें खरीदने पर खर्च किया। अगर उसके पास 1680 रुपये बचे हैं तो रीना के पास कितना पैसा था? यानी कि रीना के पास शुरुआत में कितने रुपए थे? तो रीना के पास जो रकम थी वो अपने आप में 100% थी। तो रीना ने उसमें से 20% जो है वो दे दिया रीटा को, और इसमें से फिर बचा हुआ 80% जो है वो रह गया रीना के पास। तो अब रीता के पास जो है रीता के पास ये जो 20% आया, इस 20% में से उसने जो है 25% जो है वो स्कूल फीस पर, और इसमें से 40% जो है वो बुक्स पर खर्च किया। और उसके बाद अब रीता के पास बचे हैं 1600। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि रीना के पास जो है शुरुआत में कितने रुपए थे। तो सबसे पहले हम इसे यूनिट मानकर सॉल्व करते हैं। तो माना कि रीना के पास जो इनकम थी, रीना के पास जो धन था वो था 100 यूनिट। अब उस 100 यूनिट में से कुछ धन रीना ने अपने पास रखा और कुछ धन जो है रीना ने रीता को दे। तो रीना ने इसमें से 80% जो है वो अपने पास रखा और रीटा को इसमें से 20% जो है वो दे दिया। यानी कि 100 यूनिट का 80% निकालेंगे तो वो आएगा 80 यूनिट, यानी कि 80 यूनिट जो है वो रीना ने अपने पास रखा इस 100 यूनिट में से, और उसमें से 100 का 20% यानी कि 20 यूनिट जो है वो दे दिया रीता को। तो अब रीता ने इस प्राप्त 20 यूनिट में से खर्चा करना शुरू किया। तो इस 20 यूनिट में से रीता ने 25% जो है वो खर्च किया स्कूल की फीस पर, और इसमें से 40% जो है वो खर्च किया बुक्स पर। यानी कि रीता ने अब तक 40 और 25
65% जो है वो खर्च कर लिया। तो रीता के पास अब जो रिमेनिंग अमाउंट बचा वो बचा, रिमेनिंग अमाउंट है उसके पास अब 35% का। यानी कि रीता के पास अब ये जो 20 यूनिट धन है इसमें से उसके पास खर्च करने के बाद अब बचा है 35% धन, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके पास है 1680 रुपए। यानी कि रीता के पास 20 यूनिट का 35% है और 35 रिप्रेजेंट कर रहा है 1680 को। एक बार फिर से देखिए, रीता के पास 20 यूनिट का 35% जो है वो बचा हुआ है और 35% की वैल्यू जो है वो है 1680 रुपए। अब इसी बात को हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे कि रीता के पास 20 यूनिट का यानी मल्टीप्लाई का साइन, 20 यूनिट का 35% जो है वो बचा हुआ है और एक्चुअल में उसके पास अमाउंट है 1680 रुपए का। तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 20 इंटू 35 पे जब आप फ्रैक्शन बनाएंगे तो आएगा 7/20 और इज इक्वल टू 1680 रुपए। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो 20 से 20 कट जाएगा। तो यहाँ पर जब हम अब 1680 को 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर जब हम इक्वेशन को सोल्व करते हुए 1680 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 7 2 जा 14, 7 4 जा 7 4 जा 28 एंड 0, यानी कि एक यूनिट की जो वैल्यू है वो है 240 रुपए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक यूनिट की वैल्यू है 240 रुपए और क्वेश्चन में पूछा है रीना के पास कितना पैसा था। तो हमने माना था रीना के पास 100 यूनिट अमाउंट था और यहाँ पर एक यूनिट की जो वैल्यू है वो है 240 के बराबर। तो इस तरह से जब 100 की मल्टीप्लाई 240 से करेंगे तो उत्तर आएगा 24,000। तो यानी कि रीना के पास जो है शुरुआत में 24,000 रुपए थे, यानी कि ऑप्शन डी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं यूनिट मानकर। तो क्वेश्चन में हमने क्या किया, रीना के पास 100 यूनिट धन माना, अब उसमें से उसने जितना धन अपने पास रखा उसे इधर लिखा और उसके बाद उसने रीटा को जो धन दिया उसे लिखा इधर। तो रीना के पास 80 यूनिट धन बचा और रीटा के पास है 20 यूनिट। अब उस 20 यूनिट में से उसने 25% और 40% धन जो है वो खर्च किया, यानी कि कुल मिलाकर उसने 65% धन जो है वो खर्च कर लिया इस 20 यूनिट में से। तो उसके पास बचा कितना, तो उसके पास बचा 35%। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके पास है 1680 रुपए, यानी कि 20 का 35% वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1680 को। तो इसी बात को फिर हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं कि 20 का 35% बराबर है 1680 के, और बस फिर इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देते हैं और इस इक्वेशन को फिर सॉल्व करके इसका आंसर आ जाता है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे मेथड से भी करेंगे। तो माना रीना के पास जो इनकम है वो है x रुपए, यानी रीना के पास है x रुपीज। अब रीना ने अपनी आय में से अपने पास मौजूदा धन में से जो है 20% जो है वो दे दिया रीता को, यानी कि 1/5। यानी कि रीना ने अपने धन का यानी x का 1/5% वो दे दिया रीता को। तो अब रीता के पास जो है कुल इतना धन है। अब रीता ने इसमें से 25% खर्च किया स्कूल की फीस पर और 40% ये खर्च किया इसने किताबों पर। तो इस तरह से उसने कुल 65% जो है वो खर्च किया। तो 65% की जो फ्रैक्शन होगी वो होगी 13/20। तो यानी कि रीता ने 20 यूनिट में से 13 यूनिट जो है वो खर्च कर दिए। 20 यूनिट में से 13 यूनिट जो है रीता ने खर्च कर दिया। इसका मतलब ये है कि अब उसके पास बची 7 यूनिट। तो रीता के पास अब 7 यूनिट रकम बची हुई है और कितने में से, 20 में से। तो अपॉन लिखेंगे 20, यानी कि रीता के पास
कुल धन का, ये जो उसके पास धन था स्टार्टिंग में, इसका 7/20 जो है वो बचा हुआ है, और एक्चुअल में उसके पास जो अमाउंट है वो है 1680 रुपीज। तो इस तरह से एक ये इक्वेशन बन जाएगी, और अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन सॉल्व करने पे 7 से जब कट करेंगे तो 7 2 40, 7 4 28 एंड 0, और जब आप यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100, और जब ये 100 जो है 248 के साथ जाएगा तो 248 इंटू 100 यानी कि 24,000। तो रीना के पास स्टार्टिंग में जो है 24,000 रुपीज, यानी कि ऑप्शन डी। इस तरह से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जाम के अंदर जो है आप इसी मेथड का यूज करें, और जो पिछला मेथड है उसके यूज करने से बचें, क्योंकि इस मेथड के यूज करने से आपका जो टाइम है वो बहुत ही ज्यादा बचेगा, और आप अपने क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे। जाने से पहले जिस किसी ने भी इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर ले, और पास में जो बेल आइकन है इसे दबा लें, ताकि आपको भविष्य में आने वाली जो भी क्लासेस हैं उसका नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, ताकि टेलीग्राम चैनल से आप जो है इन क्लासेस की ये जो पीडीएफ हैं और इन पीडीएफ के साथ साथ और भी बाकी जो स्टडी रिलेटेड जो मटेरियल हैं वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, और अपनी तैयारी को और भी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।